दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 लोगों से जो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए एक एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग खुद को पॉजिटिव बातें बोलकर मोटिवेट कर रहे थे, जबकि बाकी लोगों का ध्यान अपने फिजिकल अपीयरेंस पर था। अब थोड़ी देर बाद ये सभी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, जो देखने में एक नॉर्मल एग्जामिनेशन हॉल से काफी अलग था। इस कमरे में रोशनी काफी कम थी और इसके हर एक कोने में सिक्योरिटी कैमरास लगे थे। और तो और इस कमरे में मौजूद गार्ड के पास एक गन भी थी। अब इस गन को देखकर सभी लोग थोड़ा नर्वस हो गए, लेकिन किसी ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। अब थोड़ी देर बाद एक आदमी कमरे में एंटर हुआ और सभी कैंडिडेट्स को वेलकम किया। दरअसल ये सभी लोग कई सारे एग्जाम्स को पास करके यहाँ तक पहुँचे थे और इस जॉब को पाने के लिए इन्हें इस आखिरी एग्जाम को भी पास करना था। अब इस आदमी ने खुद को इन्विजिलेटर बताकर इंट्रोड्यूस किया और सभी को एग्जाम्स के रूल्स बताए। इन रूल्स के मुताबिक इस कमरे के अंदर बाहरी दुनिया का कोई भी कानून लागू नहीं होगा और टाइमर शुरू होने के बाद ये ना तो इस गार्ड से बात कर सकते हैं और ना ही इस इन्विजिलेटर से, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उन्हें एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी ने जाने अनजाने में अपने पेपर को खराब किया या फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया तो उसे भी फौरन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए इनके पास केवल 80 मिनट का समय होगा और इन 80 मिनट में इन्हें क्वेश्चन पेपर में मौजूद इकलौते सवाल का जवाब देना होगा, और अगर इन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो इन्हें ये नौकरी मिल जाएगी। अब सारे रूल्स बताने के बाद इन्विजिलेटर ने सभी से पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो वो टाइमर को सेट करके चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद सभी लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर देखा, जो ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से खाली था। ये देखकर सभी हैरान हो गए और कंफ्यूजन के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इसी बीच एक लड़की अपने क्वेश्चन पेपर पे ये लिखने लगी कि उसे ये नौकरी क्यों मिलनी चाहिए, लेकिन तभी वो गार्ड इस लड़की के पास आता है और इसे कमरे से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इस लड़की ने अपना क्वेश्चन पेपर खराब कर दिया था। अब ये सब देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं और थोड़ी देर तक शांत बैठे रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद कैंडिडेट नंबर 5 को ये बात रियलाइज होती है कि रूल्स के मुताबिक वो गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो कोई रूल नहीं है जो इन्हें आपस में बात करने से रोके। अब ये आदमी सभी से बात करने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि अगर हमें इस एग्जाम को पास करना है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और टाइम के खत्म होने से पहले हमें उस इकलौते सवाल को ढूंढकर उसका जवाब देना होगा। इसके बाद ये सभी लोग डिस्कस करते हैं कि वो इस सवाल को कैसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस डिस्कशन के बीच कैंडिडेट नंबर 1 बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, मानो उसे इन सबसे कोई मतलब ना हो। इसी बीच एक आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडिडेट नंबर 5 उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि हमें एक दूसरे को निकनेम देने चाहिए ताकि सबकी असली पहचान छुपी रहे। इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे को निकनेम देते हैं और इसकी शुरुआत कैंडिडेट नंबर 1 से होती है। ये सभी लोग उसका नाम डेफ रखते हैं क्योंकि उसने अब तक उनसे एक भी शब्द नहीं बोला था। अब बाकी लोगों के नाम उनकी स्किन के हिसाब से रखे जाते हैं, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट, और लड़कियों के नाम उनके बालों के हिसाब से, जैसे कि ब्लॉन्ड, डार्क और ब्रूनेट। इसके बाद व्हाइट कहता है कि शायद हम अपनी सीट से खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई रूल नहीं बताया कि जो हमें ऐसा करने से रोके। अब अपनी बात को साबित करने के लिए व्हाइट अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी गार्ड उसे कुछ नहीं कहता और वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। यहीं ब्रूनेट कहती है कि शायद वो क्वेश्चन किसी इनविजिबल इंक से या फिर किसी वाटर मार्क से लिखा गया होगा। इतना कहकर वो अपनी सीट से खड़ी होती है और कैमरे में मौजूद लाइट की मदद से उस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं मिलता तो वो बाकी के लोगों से अपना क्वेश्चन पेपर चेक करने को कहती है, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो क्वेश्चन इनमें से किसी एक पेपर में मौजूद हो। अब सभी लोग अपने पेपर को चेक करते हैं, लेकिन इस बीच डेफ चुपचाप अपनी सीट पर बैठा होता है। ये देखकर व्हाइट उसका पेपर लेता है और उसे भी लाइट में चेक करता है, लेकिन बाकी पेपर की तरह ये पेपर भी खाली होता है। यहाँ ब्लैक कहता है कि शायद उस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें यूवी रेज की जरूरत होगी, क्योंकि इनविजिबल इंक केवल यूवी रेज में दिखाई देती है। तभी ब्लॉन्ड को दीवारों के बीच एक ब्लू कलर की लाइट नजर आती है, जो शायद से यूवी लाइट थी। इसके बाद ये सभी लोग स्विच बोर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो ब्लू लाइट्स को ऑन कर सके, लेकिन बदकिस्मती से पूरे कमरे में ना तो कोई स्विच बोर्ड था और ना ही कोई बटन। इस पर ब्लैक कहता है कि शायद वो ब्लू लाइट्स इमरजेंसी लाइट्स हैं और उन्हें ऑन करने के लिए हमें कमरे की बाकी लाइट्स को ऑफ करना होगा। अब क्योंकि कमरे में कोई स्विच बोर्ड नहीं
है, इसलिए इन सभी को बल्ब को तोड़कर कमरे में अंधेरा करना होगा। हालांकि ब्राउन को ये प्लान काफी रिस्की लगता है, इसलिए बाकी लोग इस प्लान के लिए वोट करते हैं। इस वोटिंग के हिसाब से उन्हें बल्ब को तोड़ने का रिस्क लेना चाहिए। अब सभी लाइट्स को तोड़ने के बाद कमरे की ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती हैं, क्योंकि वो सच में इमरजेंसी लाइट थी। अब डेफ को छोड़कर बाकी लोग अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं, लेकिन अब भी उन्हें वो क्वेश्चन दिखाई नहीं देता। अब इस पर सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि 80 में से 20 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके थे और अब इनके पास केवल 1 घंटा बचा था। अब काफी सोच विचार करने के बाद व्हाइट को एहसास होता है कि वो कैंडिडेट नंबर 2 के पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। इसके बाद वो उसके डेस्क पर आता है और पेंसिल से उस पेपर पर सेट करने लगता है, ताकि अगर उस पर कोई क्वेश्चन छुपा हो तो वो उभर कर बाहर आ जाए। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद इन्हें उस क्वेश्चन का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद व्हाइट पेपर को 4 हिस्सों में बांट देता है, ताकि बाकी के लोग उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके बाद वो पेपर का एक टुकड़ा लेकर रूम के कोने में जाता है और उसे अपने टॉयलेट से गीला कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद ये पेपर लिक्विड एक्टिवेटेड हो। हालांकि व्हाइट का ये आइडिया भी फेल हो जाता है और इस टॉयलेट वाली हरकत के लिए बाकी लोग उसे खूब गालियां देते हैं। अब ये लोग अपने अगले मूव के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी ब्लैक और व्हाइट आपस में लड़ने लगते हैं, पर तभी उनकी नजर डेफ पर जाती है, जो अपनी सीट पर बैठकर रो रहा होता है। इसके बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और सभी को बताता है कि ये पेपर हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डेफ इन बातों को फ्रेंच में कह रहा होता है, इसलिए किसी को भी कुछ समझ नहीं आता और कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब यहाँ ब्राउन अपनी एक थ्योरी देता है और सभी से कहता है कि शायद हम किसी एग्जाम में नहीं बल्कि किसी बैटिंग शो में बैठे हैं और इस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हमें ऐसे तड़पते हुए देखकर मजे ले रहे हैं। इस पर डार्क नाम के एक लड़के ब्लॉन्ड से कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और इस कंपनी का सीईओ हर चीज पर नजर रखने वाला और अपने उसूलों का पक्का है। अब डार्क की इतनी बातों से इतना तो क्लियर हो चुका था कि उसे इस कंपनी के बारे में कुछ तो पता है, जो कि बाकी लोगों को नहीं पता। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये लड़की ऑलरेडी इस कंपनी में HR डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन वो अपनी इस नौकरी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने हाई पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और इस पोस्ट को पाने के लिए उसे एग्जाम को क्लियर करना होगा। इस पर व्हाइट कहता है कि उसे ये जॉब खुद कंपनी वालों ने ऑफर की थी, जबकि बाकी लोग बताते हैं कि उन्होंने इस जॉब के लिए खुद अप्लाई किया था। अब इन सभी लोगों में एक बात कॉमन थी कि ये लोग इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दरअसल कंपनी द्वारा भेजे गए ईमेल्स में ये बात साफ साफ लिखी थी कि जब तक कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेता उसे कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। यहाँ डार्क सभी को बताती है कि इस कंपनी का नाम बिरोग है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और इसका मंथली टर्नओवर $20 बिलियन का है। दरअसल कुछ साल पहले जब दुनिया में पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी, तब इस कंपनी ने उस वायरस का एंटीडोट बनाकर दुनिया भर के लोगों की जान बचाई थी। इसके साथ ही इस कंपनी ने एक ऐसी मेडिसिन की खोज की है जो इस दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अब थोड़ी देर बाद ब्रूनेट कमरे में लगे फायर अलार्म को देखती है और उसे देखकर उसके दिमाग में ख्याल आता है। ब्रूनेट सोचती है कि अगर हम इस अलार्म को एक्टिवेट कर दें और कमरे में पानी की बारिश कर दें तो शायद उस पानी के चलते हमें क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन दिख जाए। इसके बाद वो गार्ड के पास गई और उसकी जेब से एक लाइटर निकालकर अपने डेस्क पर चढ़ गई, लेकिन ब्रूनेट की हाइट थोड़ी कम थी, इसलिए वो फायर अलार्म तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी बीच व्हाइट ने उसे पेपर दिया और ब्रूनेट ने इस पेपर को जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना क्वेश्चन पेपर देखा, पर वो अभी भी पहले जैसा ही था। इसी बीच वो गार्ड ब्रूनेट के पास आता है और उसे इस कमरे से बाहर निकालने लगता है, क्योंकि उसने जिस पेपर को जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट किया था वो खुद उसका क्वेश्चन पेपर था और व्हाइट ने बड़ी चालाकी से उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई करा दिया था। अब व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को काफी गुस्सा आता है और वो व्हाइट की ओर बढ़ते हुए कहता है कि आई शुड पंच एंड लाइट आउट, और उसके ऐसा कहते ही कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब यहाँ इन सभी को एहसास होता है कि कमरे की सभी लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड हैं। इसके बाद ब्राउन लाइट्स को दोबारा ऑन कर देता है और सभी से सावधान रहने को कहता है। अब इसी बीच डेफ ये सब देखकर काफी नर्वस हो जाता है और अपनी सीट पर बैठे बैठे रोने लगता है। ये देखकर व्हाइट उसके पास जाता है और उससे बहुत ही बुरी तरह से बात करता है। वो डेफ को इतना परेशान करता है कि वो तंग आकर अपने पेपर को चबा जाता है। अब रूल्स के मुताबिक डेफ को भी कमरे से निकाल दिया जाता है और अब इस कमरे में केवल 5 लोग रह जाते हैं। अब व्हाइट की हरकतों को देखकर ब्लैक के सब्र का बांध टूट गया और उसने व्हाइट को एक पंच मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर व्हाइट को एक कुर्सी से बांधा और एक टाई की मदद से उसका मुंह बंद कर दिया।
अब थोड़ी देर बाद जब व्हाइट को होश आया तो वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। ये देखकर डार्क ने वो टाई खोल दी और व्हाइट को बोलने का मौका दिया। यहाँ व्हाइट कहता है कि तुम मुझे मेरी दवाई दे दो वरना मेरी जान चली जाएगी। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि व्हाइट को कोई खतरनाक बीमारी है और उसे जिंदा रहने के लिए हर घंटे एक दवाई खानी पड़ती है। यहाँ व्हाइट कहता है कि मुझे इस क्वेश्चन का पता चल चुका है और अगर तुम मुझे वो दवाई दे दोगे तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बता दूंगा। ये सुनकर ब्लैक उसकी पॉकेट को चेक करता है लेकिन यहाँ उसे कोई दवाई नहीं मिलती। इसी बीच व्हाइट दोबारा से बेहोश हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। ये देखकर ब्लैक कहता है कि उस बीमारी के चलते व्हाइट को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब ये सभी लोग फौरन उस दवाई को ढूंढने में लग जाते हैं और इसी बीच एक लड़की को वो दवाई ब्राउन की टेबल से मिलती है और इसका मतलब ये था कि ब्राउन ने जानबूझकर व्हाइट की ये दवाई छुपा दी थी। इसके बाद ये लड़की व्हाइट को दवाई खिलाने की कोशिश करती है लेकिन लास्ट मोमेंट पर ब्राउन उस दवाई को एक वेंट में फेंक देता है। अब बाकी लोग फौरन दवाई को निकालने में लग जाते हैं जबकि दूसरी ओर ब्रूनेट कैमरे के पास जाती है और इन्विजिलेटर से व्हाइट की जान बचाने के लिए कहती है। अब चूंकि ब्रूनेट ने इन्विजिलेटर से बात कर ली थी इसलिए रूल्स के मुताबिक उसे भी कमरे से बाहर निकाल दिया गया। अब ब्रूनेट के जाने के बाद ब्लॉन्ड एक सेफ्टी पिन को यूज करके उस दवाई को बाहर निकालती है और व्हाइट को दवाई दे देती है। इसके बाद ये लोग व्हाइट की रस्सी खोल देते हैं और उससे उस क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। इस पर व्हाइट कहता है कि जिस क्वेश्चन को हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं वो क्वेश्चन हम खुद हैं और मुझे लगता है कि टाइमर खत्म होने के बाद जो इंसान इस कमरे में बचा रहेगा वो इस एग्जाम को पास कर लेगा। अब इतना कहते ही वो फौरन उस गार्ड की ओर भागा और उसकी बंदूक ले ली लेकिन जब उसने गन को फायर करने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ कि ये गन सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से चलेगी। इसके बाद उसने गार्ड के फिंगरप्रिंट से गन को अनलॉक किया और कमरे में मौजूद बाकी लोगों पर पॉइंट कर दिया। उसने सभी को धमकी दी कि अगर वो कमरे से बाहर नहीं गए तो वो उन्हें गोली मार देगा। अब ये सब देखकर ब्राउन काफी डर गया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद ब्लॉन्ड भी कमरे से बाहर जाने लगी लेकिन जाते जाते उसने वॉइस कमांड देकर कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दिया। अब लाइट्स ऑफ होते ही व्हाइट काफी घबरा गया और कमरे में गोलियों की बारिश कर दी। इसके बाद जब उसने लाइट को ऑन किया तो उसने ब्लैक को जमीन पर गिरा हुआ पाया और उसके चेस्ट में एक बुलेट होल भी था। तभी व्हाइट की नजर घड़ी पर जाती है जिसका टाइमर अब खत्म हो चुका था। इसके बाद व्हाइट कैमरे के पास जाता है और इन्विजिलेटर से कहता है कि मैं इस कंपटीशन का विनर हूँ और ये नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। तभी गार्ड व्हाइट के पास आता है और उसे अपनी वॉच में टाइम दिखाता है। अब ये देखकर व्हाइट शॉक हो गया क्योंकि एग्जाम के खत्म होने में अभी भी पूरे 20 सेकंड्स बाकी थे। अब चूंकि उसने समय रहते इन्विजिलेटर से बात कर ली थी इसलिए रूल्स के मुताबिक वो इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि जब ये लोग आपस में लड़ रहे थे तब डेफ ने चुपके से घड़ी का टाइमर कम कर दिया था। इसके बाद हम दोबारा से ब्लॉन्ड को देखते हैं जिसका एक पैर अभी भी कमरे के अंदर मौजूद था और टेक्निकली वो इस कमरे में मौजूद आखिरी इंसान थी। अब व्हाइट के जाने के बाद वो कमरे में वापस आई और डेफ के टूटे हुए चश्मे से उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने की कोशिश की और लकीली इस बार वो क्वेश्चन दिख गया। अब टाइम खत्म होते ही डेफ कमरे में एंटर हुआ और अब जाकर ये खुलासा हुआ कि इस कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि खुद डेफ है। इसके बाद ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर के पास गई और उसे उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दरअसल एग्जाम की शुरुआत में इन्विजिलेटर ने सभी से पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और इस एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें केवल इस सवाल का जवाब देना था। फाइनली ब्लॉन्ड ने इस क्वेश्चन का पता लगा लिया और समय रहते इसका जवाब दे दिया। अब ब्लॉन्ड का जवाब सुनकर डेफ उससे इम्प्रेस हो गया और उसने ब्लॉन्ड को इस कंपनी की सेक्रेटरी बनने का ऑफर दिया लेकिन उसने इस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो ऐसी कंपनी में कभी काम नहीं करेगी जो एग्जाम के नाम पर लोगों की जान लेती हो। इस पर इन्विजिलेटर उसे बताता है कि ब्लैक अभी भी जिंदा है और जिस गोली ने उसे घायल किया था वो कोई असली बुलेट नहीं बल्कि एक कैप्सूल है जो बॉडी के अंदर जाके उसके जख्मों को ठीक कर दी है और इस कैप्सूल का आविष्कार भी इस कंपनी ने ही किया है। अब ये सब सुनने के बाद ब्लॉन्ड की जान में जान आई और फाइनली उसने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। अब जाते जाते उसने डेफ को थैंक्स बोला और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।